आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। पूरा कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे SST को, जो कक्षा 10 का SST है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और आपका जो पॉलिटी वाला खंड है, तो कंप्लीट रूप से मैं अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा सलूशन इसमें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अतु लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, टोटल प्रश्नों का आज हम चर्चा करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे या जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा, इनको आप पेन पेपर लेकर नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखिए, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है। तो खेती, जो जिस पे खेती की जाती है यानी कृषि कार्य किया जा रहा है, तो कुछ प्राकृतिक या बाह्य कारणों की वजह से ये जो भूमि यानी कृषि करने योग्य जो खेती है उसका निम्नीकरण हो रहा है, यानी वो कम हो रही है। तो कह रहा है कि इसमें क्या कारण है कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो याद रखें, अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर जो खेत है तो अधिक सिंचाई के कारण ये इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, यहाँ से मिट्टी कट करके अपरदन होने लगता है। इसी कारण कृषि योग्य भूमि का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है। आपके सामने चार विकल्प दिया है, लेटराइट, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लाल और पीली मृदा, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। याद रखिए, सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। और आप लोग को मालूम है कि भारत के 43% यानी जितना ये जो बोया जाने वाला क्षेत्र है जहाँ पे कृषि की जाती है उसके 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरी नंबर बात कि जलोढ़ मृदा के जो प्रकार होते हैं, याद रखिए जलोढ़ मृदा मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, याद रखिएगा, और एक होती है बांगर, याद रखिए। एक खादर होती है, तो जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर के नाम से जानते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा कहते किसे हैं, तो नदियाँ जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ जो अवसाद और गाज लेकर प्रवाहित करती है। अवसादों के द्वारा जो निर्मित मृदा होती है, जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो अवसाद से जो मिट्टी का निर्माण कराती है, अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जो निर्मित मृदा है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। याद रखिए, दो प्रकार की होती है। अब पूरा बोए हुए जितनी कृषि योग्य भूमि है उसके 43% भाग पर ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखिए, सीढ़ीदार खेती वहां पर की जाती है जो पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो पंजाब पर्वतीय क्षेत्र नहीं, हरियाणा भी नहीं, उत्तर प्रदेश का मैदान आप लोग को मालूम है कि नहीं, उत्तराखंड में जो है जो उत्तरांचल है, उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, काली मृदा आप लोग को मालूम होगा, काली मृदा भारत में पाई जाने वाली जो ये ऐसी मृदा है जिसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं। याद रखिए, कपासी मृदा या लावा मिट्टी भी कहा जाता है, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और ये काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिए, गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है, गुजरात। याद रखिए, काली मृदा सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है। ये बहुत आसान प्रश्न है, सबको मालूम है मानव निर्मित संसाधन इंजीनियरिंग का जो भी टूल्स होता है सब मानव निर्मित है, प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसे मशीन है, लेकिन वन जो है मानव निर्मित नहीं है। याद रखिए, वन जो है मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक पदार्थ निर्मित है, यानी वन प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये शब्द किसने कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी लालच की संतुष्टि के लिए, ध्यान से समझिए, यही किसने कहा था। तो ये शब्द है आपका महात्मा गांधी का। याद रखिए, आपके पास चौथा विकल्प होगा महात्मा गांधी। याद रखिए शब्द कि किसने कहा कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी लालच की संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। यानी हमारे लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए बहुत कम है। तो यही चीज है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है संसाधन
जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, याद रखें। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं संभाव्य संसाधन, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका नवीनीकरण हो रहा है, ठीक है ना। रासायनिक, भौतिक तथा अन्य क्रियाओं से जिसका नवीनीकरण होता है उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। संभाव्य संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है उन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। कौन से कह रहा है कि कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। आपके सामने 4 विकल्प है। कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है, याद रखिए आपके सामने जो विकल्प दिया है पहला है वो केरल है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद हरियाणा है। याद रखिएगा गुजरात में लेटराइट मृदा नहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, हरियाणा में, तो केरल में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो केरल में आपका लेटराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आप लोग को अभी बताए थे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। याद रखिए ये शब्द बहुत ध्यान देना है, नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए नहीं को वो ध्यान नहीं दिए तो क्या करते हैं निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है। तो याद रखिए भूमि भी तो प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है, खनिज भी है, लेकिन इसमें शब्द दिया है कि नहीं है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन आपका नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए कौन सा नहीं है, तो भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन यानी किसका नवीनीकरण हो जाता है। देखिए खनिज तेल तो जिसको हम जानते हैं जो पेट्रोलियम होता है, कोयला का नवीनीकरण नहीं होता है, गैस का नवीनीकरण नहीं होता है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा का नवीनीकरण होता है। ये ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन में आता है। यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे एक अंक वाले प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय के नाम से जाने जाते हैं। आइए देखते हैं, इन पर चर्चा करते हैं, और जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। शुरू शुरू में जब हम प्रश्नों का चर्चा कर रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि भारत में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा है वो है कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण नदियों के द्वारा, याद रखिए नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। याद रखिए जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था। याद रखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में काली मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा और आग्नेय शैलों से हुआ है। याद रखें इसलिए आप लोग को बोले थे इसे लावा मृदा भी कहते हैं। लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मृदा को, ठीक है। चलिए अब कह रहा है आगे कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। मृदा का जो निर्माण होता है तो उसमें 2 प्रक्रिया लिखना है। एक होता है, देखिए इसमें कई प्रक्रिया लिखा गया है कि उचावच का निर्माण होता है, जनक सेल, यानी जनक सेल कैसे कहते हैं, जिस जो मिट्टी है, मिट्टी तो किसी सेल या चट्टान के टूटने के कारण हुई। तो मान लीजिए कोई चट्टान है या सेल है, इसके टूटने के कारण मान लीजिए इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, जनक सेल। जिस सेल से मिट्टी का निर्माण हुआ है उससे जनक सेल। मृदा परिवर्तन के लिए, मृदा का निर्माण के लिए जलवायु भी जरूरी है, ठीक है ना। वनस्पति नहीं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो पत्तियां भी नीचे गिरती है, जो भी उसके अवसाद बनते हैं उनसे भी मृदा का निर्माण होता है। सन स्तर, शैलें, ह्यूमस और समय, इन टाइम भी चाहिए मृदा के निर्माण में, समय भी चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे देखिए भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं में से किन्हीं 2 का नाम लिखना है। तो आप लोग को मालूम है जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वह भारत में मृदाओं के कितने प्रकार बताया है, 8 प्रकार। याद रखिए क्योंकि यहाँ पे 2 ही पूछ रहा है लेकिन यहाँ 6 आपको दिखाया गया है। याद रखिए इसमें से कोई 2 लिखना है आपको। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी, याद रखिएगा लाल मृदा जो होती है लौह ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है, और जैसे ही जल का ग्रहण करती है तो उसका कलर पीला हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसे पीली मृदा भी कहते हैं। मरुस्थली मृदा, वन या पर्वतीय मृदा हो गई, क्षारीय मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है। तो ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टी होती है पूरे भारत में पाई जाने वाली। और इसको किसने बांटा है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। और कमेंट बॉक्स में एक उत्तर बताइए आप लोग कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है स्थित, कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको मालूम है तो, ठीक है। वन मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। वन मृदा यानी जो वन या पर्वतीय मिट्टी होती है उसकी 2 विशेषताएं याद रखिए। नदी घाटियों में मृदा दोमट एवं सिल्टेदार, परंतु ऊपरी ढलान पर इनके गठन मोटे मोटे कणों के द्वारा होता है। देखिए जब, ध्यान से समझिए, जैसे होता क्या है, मान लीजिए कि जो नदियां होती हैं वो पर्वतों से ऐसे चलती हैं,
पर्वतों से जब ये नीचे आती है तो जो मोटे मोटे कण होते हैं, जो जो थोड़ा भारी होते हैं, उनको ऊपर ही छोड़ देती है, ठीक है ना। वनों में जो होते हैं मोटे मोटे कण, उनको छोड़ देती है, उनसे छोटे जो कण होते हैं उनको ले जाकर आगे छोड़ती है। ऐसे क्या होता है कि मिट्टियों का निर्माण होता है। उत्तर भारत का जो मैदान है वो उसका निर्माण ऐसे हुआ। तो वन क्षेत्र में जो कण होते हैं, ये मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, क्योंकि जब बहाकर उसको लेकर आएगी नदी, तो जो भारी कण रहेंगे उनको उधर ही छोड़ देगी, ड्रॉप कर देगी, क्योंकि भारी चीज को तो ज्यादा दूर तक बहाया नहीं जा सकता है। वो जहां तक ढलान है वो बहेगा, और जो मैदानी भागों में चलता है तब वो छोटे छोटे अवशेष उसके बच जाते हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, देखिए ढलानों पर इनका गठन होता है, यानी आप लोग वहीं बता रहे थे आपको। हिमालय में हिम क्षेत्रों में अधिक सिलिक और ह्यूमस रहित होती हैं, ठीक है ना। जो हिमालय क्षेत्र है उसमें इनमें ह्यूमस की कमी होती है। जो पर्वतीय बनी मृदा है उसमें ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। पहली नंबर बात कि मरुस्थलीय मृदा वहां पाई जाती है जहाँ जो क्षेत्र होता है वो शुष्क होता है, शुष्क माने वो सूखा होता है। दूसरे नंबर बात, वहां पर वर्षा जो होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो उस स्थानों पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। बाकी तीन विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पे कि रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होती है, ह्यूमस और नमी की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का उद्देश्य क्या था, याद रखें। आप लोग को मालूम है कि 3 जून से लेकर के और 14 जून के बीच में एक आपका अमेरिका में देश है, दक्षिणी अमेरिका में देश है ब्राजील, ठीक है ना। ब्राजील की जो राजधानी है वो है रियो। रियो में सन 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था। किसके लिए, तो पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास के लिए। याद रखें सन 1992 ईस्वी में 3 से लेकर के और 14 जून के बीच में एक रियो में सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992 कहा जाता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य तो क्या था, पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण का विकास करना, ठीक है ना, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। दूसरी नंबर बात कि यहाँ से 1992 में जो हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था कि 21वीं शताब्दी में, याद रखिए 21वीं शताब्दी में किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम एजेंडा 21 भी रखा गया था, ठीक है ना। 21वीं शताब्दी को टारगेट रखा गया था, क्योंकि वो चल रही थी 20वीं शताब्दी, और उसके 8 साल बाद जो है 21वीं शताब्दी आने वाली थी। तो टारगेट ये था कि 21वीं शताब्दी में कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, ठीक है ना, पर्यावरण का विकास किया जाए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें कैसे कमी किया जाए, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए सन 1992 ईस्वी में एक रियो में सम्मेलन हुआ था, जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन 1992। याद रखिए इसमें पूरे दुनिया के लगभग 107 जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लिए थे, ठीक है ना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 107 जो मेंबर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भाग लिए थे इस सम्मेलन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो राज्यों का नाम बताइए जहां सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि की जाती है, याद रखें। तो वहां पर सोपानी और सीढ़ीदार कृषि की जाती है, जो पहाड़ी इलाका होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहीं पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो बस 2 राज्यों का नाम बताना है, लेकिन यहाँ पर कई राज्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। यहाँ पर सीढ़ीदार, जिसे सोपानी कृषि भी कहा जाता है, वो किया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। अभी आपको शुरू शुरू में हम बता रहे थे कि भूमि का निम्नीकरण यानी जो कृषि योग्य भूमि है उसकी जब कमी होती है, वो कटान के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, या बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके कारण कमी होता है, तो उसी को निम्नीकरण कहते हैं। तो अति पशुचारण शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी अधिक से अधिक जब हम पशुओं को ले जाते हैं चराने के लिए, वहाँ जब अति पशुचारण होगा तो भूमि का निम्नीकरण होगा। वनोन्मूलन यानी वन का उन्मूलन करना, ठीक है ना, इसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। खनन के द्वारा अत्यधिक भौम जल का निष्कासन, यानी भौम जल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के जो लेयर होता है नीचे, तो जो नीचे पानी जमा होता है, इसी को हम बोलते हैं भौम जल या भूमिगत जल बोला जाता है। जब इसका निष्कासन अधिक से अधिक होगा तो नमी की मात्रा में क्या होगा, कमी होगा, तो भूमि कृषि योग्य नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपका कमेंट आता है तो मैं इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका वीडियो मैं जरूर बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में पार्ट 2 या नेक्स्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अगला जो पार्ट है जल्द से जल्द अपलोड करूँ, ठीक है ना। तो देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।